बजे की गाड़ी आने का समय हो गया है। इसके बाद माल गाड़ी आएगी, फिर सुबह 5 बजे पैसेंजर आएगी। क्यों, है ना चौकीदार? आज का यही टाइम टेबल है ना? हाँ साहब, आज बस इतनी गाड़ियाँ हैं। अब तुम ऐसा करो कि इस ट्रेन के जाने के बाद मेरा बिस्तर पिछले कमरे में लगा दो। हाँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। रोज जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ। तुम तो मेरी आदत जानते हो ना चौकीदार? बहुत अच्छा साहब। वो देखिए, सिग्नल भी गिर गया। अब ट्रेन भी आ ही जाएगी। साहब, आज महीनों बाद इस ट्रेन से एक मुसाफिर उतरा है। तो तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? नहीं नहीं साहब, उसके हाथ में एक छोटा सा बिस्तरबंद और अटैची भी है। नया आदमी लगता है। कोई भी आए जाए, मुझे क्या। चौकीदार, तुम मेरे लिए चाय ले आओ। हाँ, ठीक है, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। उसके बाद बिस्तरा भी लगा दूँगा। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, क्या एक बात के लिए आपको कष्ट दे सकता हूँ? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, मेरा नाम शेखर है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ये स्थान मेरे लिए अनजाना है। तो जी, मुझे सूरजपुर जाना है। आप बता सकते हैं सूरजपुर यहाँ से कितनी दूर है? क्यों नहीं भाई, मैं यहाँ 5 सालों से रह रहा हूँ। सूरजपुर यहाँ से यही कोई 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, वैसे आपको जाना किसके यहाँ है? जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरा पहला अपॉइंटमेंट सूरजपुर में असिस्टेंट सर्जन के लिए हुआ है। ओह। जी, कल से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। वो तो ठीक है, लेकिन आप जाएंगे कैसे? क्या मतलब? कोई तांगा या रिक्शा कुछ तो होगा, उसी से चला जाऊंगा। फिर 5 किलोमीटर ही तो दूर है। हाँ, यहाँ एक गाड़ी सुबह 8 बजे भी आती है। आप उससे आते तो ज़्यादा अच्छा होता। सच तो ये है कि मैं उसी ट्रेन से आना चाहता था, पर मेरे स्टेशन पहुंचते पहुंचते वो छूट गई और मुझे इसी ट्रेन से आना पड़ा। अब तो सवाल सूरजपुर पहुंचने का रह जाता है। इस स्टेशन से रात 8 बजे के बाद कोई इक्का सूरजपुर नहीं जाता है। हाँ, वैसे बाहर तांगे वाला होगा, उससे पूछ देखिए। यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद चला जाए। क्यों भाई तांगे वाले, सो रहे हो क्या? नहीं साहब, सोना कहाँ का। बस 2-4 फूंक बीड़ी के लगा लें, तब तक मालगाड़ी आ जाएगी तो बनिया का माल भी उसकी दुकान में पहुंचा देंगे। भाई ऐसा करो, पहले मुझे पहुंचा दो, फिर बनिया का सामान पहुंचाना। आपको कहाँ जाना है बाबूजी? भाई जाना तो सूरजपुर है, चलोगे? सूरजपुर? नहीं बाबूजी, सूरजपुर हम आपको नहीं ले जा सकते। दिन में तो कोई भी तांगे वाला आपको ले जा सकता है, पर शाम 6 बजे के बाद कोई सूरजपुर नहीं जाता है। क्यों, ऐसी क्या बात है भाई सूरजपुर में जो शाम होते ही लोग वहां जाना ही छोड़ देते हैं? आप नए आए हैं इसलिए आपको मालूम नहीं। खैर, हम नहीं सूरजपुर जाएंगे। अगर मैं तुम्हें 100 रुपए मेहनताना दूं तब चलोगे या तब भी नहीं? 100 रुपए? नहीं नहीं, 1000 देंगे तब भी नहीं जाऊंगा। कमाल है, ऐसी क्या बात है जो तुम सूरजपुर नहीं जाना चाहते हो? साहब, हम आपको रात में नहीं ले जाएंगे, सुबह तड़के ही जरूर पहुंचा देंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। 1 मील का हम 2 रुपया लेते हैं, 5 मील का 10 रुपया होगा। तो क्या रात भर मैं इस अनजान जगह पर यूं ही पड़ा रहूंगा? अब वो सब तो आप जानो साहब कि रात आपको कैसे बिताना है। हम तो बस इतना जाने हैं कि हमें रात में सूरजपुर नहीं जाना है। आइए आइए डॉक्टर साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ? कोई भी तांगे वाला सूरजपुर जाने के लिए राजी नहीं हुआ ना? जी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह की असामान्य और आकस्मिक घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। सर वो तो ठीक है, लेकिन समस्या है रात गुजारने की। मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है डॉक्टर, जी। कि पहले आप एक कप गरम गरम चाय पिए। जी। इस समय आपको चाय की बहुत जरूरत है। हाँ, अरे भाई चौकीदार, अरे भाई एक कप जल्दी से चाय लेकर आओ। ये रही साहब गर्मा गर्म चाय। हाँ, अब मेरी दूसरी व्यक्तिगत सलाह ये है जी, वो कि क्या? आप हमारा दावतनामा स्वीकार करें और यहीं इसी कमरे में आराम फरमाएं। जी, आपका प्रस्ताव तो मुझे सचमुच राहत दे गया सर, पर मेरी वजह से आपको तकलीफ होगी। हाँ? यदि वेटिंग रूम में या कोई और जगह मिल जाती तो मैं वहीं रुक जाता। अच्छा, तो लगता है कि आपको रात भर मेरी उपस्थिति गवारा नहीं, और आपके दूसरे सवाल का उत्तर ये है कि इस जगह न तो वेटिंग रूम है और न ही रात गुजारने के लिए कोई दूसरी जगह।
ओ मैंने खामखा आपको परेशान कर दिया सर। कोई परेशानी नहीं है साहब। आज की रात हम शहर की आबादी से लेकर आज के ज़माने की महंगाई इत्यादि पर बातें करेंगे। हाँ, और इसके साथ ही साथ मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। हाँ, सचेत करना चाहते हैं? हाँ, किस बात के लिए? सचेत करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि सूरजपुर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, और जब कभी मैं वहाँ पहुँचा करूँगा तो आपको मेरी आवभगत करनी होगी, समझे? अरे क्यों नहीं सर। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो सारी औपचारिकताएं छोड़ो यार और बी प्रैक्टिकल, समझ गए ना? हाँ। चलिए खाना खा लेते हैं। जी। अरे भाई, हाथ मुंह तो धो लो। अब जी। अरे चौकीदार, डॉक्टर साहब को बाथरूम दिखा दो। जी। आइए डॉक्टर साहब। हाँ। वो रहा बाथरूम। हाँ। पानी, साबुन, तौलिया सब कुछ वहीं रखा है। ठीक है। मैं 5 मिनट में मुंह हाथ धोकर अभी आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको जाना कहाँ है? भाई जाना तो मुझे सूरजपुर था, लेकिन पता नहीं क्या बात है, कोई भी तांगे वाला रात में वहां जाने को तैयार ही क्या नहीं। कहा, सूरजपुर जाना है? हाँ। तब तो कोई भी तांगे वाला नहीं जाएगा साहब। क्यों नहीं जाते ये तिक्के वाले? क्या खराबी है सूरजपुर में? और फिर गर्मियों में तो 7-8 बजे क्या, पूरी रात भी आराम से जाया जा सकता है। बात सूरजपुर की नहीं है साहब, बात है तो सूरजपुर में कुंवर साहब की हवेली की, और वो हवेली सूरजपुर पहुंचने से पहले ही पड़ती है। कुंवर साहब की हवेली? ये कौन सी मुसीबत वाली हवेली है भाई? गांव के लोगों का कहना है कि रात में वहाँ कुंवर साहब का भूत आता है। और तो और लोगों ने हवेली के अंदर भौरानी को उनसे बातें करते भी सुना है। कैसी बातें करते हो चौकीदार, एकदम बचकानी। एकदम सही बात है साहब। विश्वास नहीं होता तो हमारे स्टेशन मास्टर साहब से पूछ लीजिए। एक समय था जब सूरजपुर और ये स्टेशन एक दूसरे से जुड़े लगते थे। गांव के बच्चे साइकिल से देर रात तक आते जाते थे। अरे डॉक्टर साहब, हाथ मुंह धो चुके हो तो आओ, खाना खा लिया जाए। हाँ जी, आया। मुझे पक्का यकीन है कि हमारी ये दावत आपको जिंदगी में एक यादगार बनकर रहेगी। आप तो बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। जी हाँ, ये रहा हमारा खाना और ये रहे हम। हाँ, तो शुरू करिए डॉक्टर साहब। जी हाँ। आज खाने में मजा आ गया, और साथ ही साथ आपकी बातों में तो एक खास किस्म का स्वाद मिल रहा है। अब समझ में नहीं आता कि शुक्रिया किस बात का दूं, खाने का या आपकी बातों का। सोचिए सोचिए सोचिए, रात भर सोचिए, सुबह निर्णय ले लीजिएगा कि शुक्रिया अदा किस बात का करना होगा। अच्छा भाई। हाँ, बहुत थक गया हूँ, मैं और भी अगर सोऊंगा। आपकी इजाजत हो तो सोया जाए। हाँ? बिल्कुल भाई, मैं भी सोऊंगा। हाँ, सुबह 5 बजे फिर एक पैसेंजर आने वाली है, मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी और आपको भी सुबह जाना है। हाँ जी। ओके। हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि सुबह सुबह निकल जाऊंगा तो धूप निकलने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। अच्छा सर, आप बता सकते हैं कि ये कुंवर साहब की हवेली का रहस्य क्या है? जब से मैं आया हूँ सूरजपुर के नाम से ही लोगों को चौकन्ना होते देख रहा हूँ। मैं जानता था कि मौका पाते ही आप मुझसे हवेली के विषय में जरूर पूछेंगे। हाँ, हाँ, मुझे चौकीदार ने बताया कि मरने के बाद भी कुंवर साहब की आत्मा आती है। आप तो स्वयं एक डॉक्टर हैं, आप ही बताइए, क्या मृत्यु के पश्चात भी आत्मा का आकर्षण अपने आत्मीय स्वजनों के लिए बना रहता है क्या? वैसे तो हमारे अधिकांश आध्यात्मिक ग्रंथ इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी सब कुछ समाप्त नहीं होता और आत्मा बनी रहती है। तो आप भी ये मानते हैं कि मृत्यु जीवन की सीमा नहीं है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि कुंवर साहब की हवेली का रहस्य क्या है। किसी जमाने में कुंवर साहब की हवेली ऊंचे नारियल और ताड़ के वृक्षों से घिरी चगमगाती पत्तियों से किसी राजमहल से लगती थी। हवेली का सौंदर्य वास्तव में मौलिक है। आप तो जा ही रहे हैं, अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मैं तो कुंवर साहब के प्रेत के विषय में जानना चाहता हूँ, हवेली के बारे में नहीं। आप जरा खुलकर बताइए ना। हाँ हाँ हाँ, आज से साल भर पहले हवेली में बड़ी रौनक थी। हवेली के मालिक थे ठाकुर रंजीत सिंह, अपने माँ बाप की इकलौती संतान, पढ़ाई लिखाई में तेज और कुशाग्र बुद्धि रखने वाले। उनके भी इकलौती संतान हुई, नाम था कुंवर विक्रम प्रताप सिंह। बड़ा ही आवारागर्द। क्या उम्र रही होगी उसकी? उम्र रही होगी 27-28। फिर रंजीत सिंह ने सोचा कि शादी कर देने से घर गृहस्थी के जंजाल में फंसकर इसे अकल आ जाएगी। इसी बीच विक्रम सिंह की मुलाकात
शहर में एक पार्टी में रूपश्री से हो गई। अच्छा अच्छा, तो विक्रम सिंह की शादी उनकी पसंद से हुई थी? हाँ, शादी तो उनकी पसंद से ही हुई थी, परंतु शादी के बाद ही मुसीबत ही मुसीबत। शादी होते ही मुसीबत? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी? शादी के 6 महीने बाद रंजीत सिंह व उनकी पत्नी कार से कहीं जा रहे थे। सामने से एक ट्रक से टकरा गए, जिससे वो दोनों भगवान को प्यारे हो गए। यानी कि माँ बाप का स्वर्गवास हो जाने से विक्रम और रूपश्री अकेले ही रह गए होंगे। विक्रम प्रताप जी अकेले क्या रह गए साहब, खूब शराब पीने लगे। कभी शिकार करने के लिए जाते, तो कभी फार्म हाउस पर बड़ी देर तक महफिलें जमी रहती। रात देर से घर आते। रूपश्री अकेले रहते रहते ऊब जाती थी। वो शिकायत करती कि उसे अकेले हवेली में डर लगता है। हवेली में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था क्या? घर में नौकर चाकर थे बस। एक दिन रात 12, 12:30 बजे के बाद कुंवर साहब नशे में डूबे हुए घर आए और उन्हें न जाने क्या सूझी कि गले पे दुनाली बंदूक की नाल रखी और पैर के अंगूठे से बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। क्या? रूपश्री उसी दिन से गूंगी हो गई है, न बोलती है न हंसती है। रूपश्री के माँ बाप या मायके वाले कोई तो होंगे, वो लोग नहीं ले गए उसे? रूपश्री के माँ बाप नहीं है, मामा है। कुछ दिन अपने साथ ले गए थे, फिर वे वापस ले आए। अब गांव वालों का कहना है कि कुंवर साहब का प्रेत रोज रात को हवेली में उससे मिलने के लिए आता है। क्या किसी ने प्रेतात्मा को अपनी आंखों से देखा है? अब किसी ने स्वयं देखा है या नहीं, ये तो बता पाना मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हवेली के नौकर चाकर ही कहते हैं कि रूपश्री अंधेरा होते ही सज संवर कर 2 आदमियों का खाना रोज टेबल पर लगवाती है। रात में दोनों खाना खाते हैं, हंसते हैं। हंसने बोलने की आवाज़ सुबह तक आती है। इस बात का पता कैसे चलता है कि दोनों खाना खाते हैं? हवेली में जब बर्तन धोने वाली सुबह आती है तो उसे जूठी प्लेटें मिलती हैं। रूपश्री दिन में अधिकतर सोती ही रहती है। भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। पता नहीं इतनी बड़ी हवेली और रुपए पैसे का क्या होगा। रूपश्री की उम्र भी तो सिर्फ 22-23 साल की है ना। ये तो बड़ी दुखद घटना है। इतनी कम उम्र में तो शहर में लड़कियों की शादी भी नहीं होती। ये सब सुनकर मन वितृष्णा से भर गया है। क्या किया जा सकता है, जैसा विधि का विधान। वैसे दुख तो सभी को होता है। अब तो मुझे भी गांव पहुंचकर उस हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की उत्सुकता जाग उठी है। जानकारी तो आप बाद में इकट्ठी करिएगा, रात बहुत हो चुकी है। आप सो जाइए। हाँ हाँ भाई। गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। उठिए उठिए। गुड मॉर्निंग। सूरजपुर जाने की तैयारी करिए। हाँ, ये लीजिए, चाय भी हाजिर है आपके लिए। सर मैं तो ऐसा सोया कि आपकी आवाज से ही जागा। लगता है आप ड्यूटी भी कर रहे हैं। हाँ, वैसे भी मैं जल्दी उठने का आदी हूँ भाई। अच्छा। अरे भाई चौकीदार, अब तो तांगे वाला जाएगा या आज भी नहीं? तांगे वाला तो कब से आपके इंतजार में बाहर खड़ा है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब जी। कभी जब भी अकेलापन महसूस करें ना, हाँ। तो मुझसे मिलने आ जाया कीजिएगा। अच्छा। विश यू हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो फिर मिलते हैं। चलिए, आपका सामान मैं तांगे में रख देता हूँ। अरे मैं खुद ही रख लूंगा भाई। अच्छा चलता हूँ। अच्छा, सलाम साहब। सलाम। चल चल चल, सूरजपुर में कहाँ जाना है साहब? भाई मुझे तुम सीधा उस हॉस्पिटल में ही उतार देना। आपको हॉस्पिटल में कोई काम है क्या साहब? तुम्हारे सूरजपुर का डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा, तो आप ही हैं हमारे गांव के नए डॉक्टर साहब। अब कितनी दूर रह गया सूरजपुर? बस आ गया साहब। वो देखिए, वो रही कुंवर साहब की हवेली और वो रहा लाल रंग का अस्पताल। अच्छा अच्छा, वाह, ये हवेली तो वाकई काफी खूबसूरत है। तुम लोग बेकार ही में डरते रहते हो। अरे कंपाउंडर साहब, देखो आपके डॉक्टर साहब को ले आए हैं।
अजय भाई, आता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं अजय हूँ। कंपाउंडर सक्सेना जी मेरे पिता हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने आपके लिए खाना भिजवाया है। अच्छा अच्छा, तो तुम सक्सेना जी के बेटे हो। क्या नाम बताया था? हाँ, अजय सक्सेना, ठीक है ना? जी हाँ जी। अंदर आओ, अंदर आओ। अरे भाई, कहाँ बिठाऊं तुम्हें? यहाँ, यहाँ यहीं पे बैठो, चलो। आपको कैसा लगा डॉक्टर साहब हमारा ये छोटा सा गांव? अरे मत पूछो अजय, ऐसा लगता है जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो। तो चलिए डॉक्टर साहब, हाँ। आज मैं सबसे पहले आपको इस गांव की झील दिखाता हूँ। अरे नहीं भाई अजय, मैं तो सबसे पहले यहाँ की हवेली देखना चाहूँगा। कुंवर साहब की हवेली? अरे वो तो पास में ही है भाई। चलिए, ये रही हवेली। कहिए कैसी लगी? भाई अजय, ये हवेली तो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी हवेली में रूपश्री कैसे रहती होगी, और वो भी अकेली? आइए अजय बाबू, कैसे आना हुआ? और आपके साथ में ये कौन है? ये हमारे नए डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, इन्हें ही घुमाने लाया था। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। चलो डॉक्टर साहब, हवेली तो आपने देख ली। अब चलिए थोड़ा आगे तक चलते हैं। अंधेरा होने के पहले वापस आ जाएंगे। क्या बात है अजय, तुम भी इस हवेली से दहशत खाते हो क्या? हाँ डॉक्टर साहब, जब पूरा गांव मानता है कि कुंवर साहब की आत्मा रूपश्री से मिलने आती है, तो मैं भी सोचता हूँ कि यह सच ही होगा, क्योंकि बिना आग के तो धुआं उठता ही नहीं ना। क्या वाकई उनकी प्रेतात्मा यहाँ इस हवेली में अपनी पत्नी से मिलने आती है? भाई मैं तो इस बात पर यकीन नहीं करता। वैसे तो मैं भी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी में विश्वास नहीं करता। अजय, आज तो मैं भी अपने कौतूहल को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्यों ना हम पता लगाएं कि वाकई कुंवर साहब का प्रेत आता है या नहीं। वैसे तो मैं भी यही जानना चाहता हूँ, परंतु अकेला जाने से डरता हूँ। आप साथ रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। अच्छा, मैं कल सुबह आऊँगा और फिर प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, आप और अजय बाबू यहाँ इस वक्त? कहिए, कुछ काम था क्या? राम सिंह, डॉक्टर साहब को तुमसे कुछ बातें करनी है। जरूर जरूर। डॉक्टर साहब, आप पूछ रहे थे ना कि कुंवर साहब की मौत का हादसा किसी ने अपनी आंखों से देखा है या नहीं, तो यही राम सिंह है, इसी ने ही देखा है। राम सिंह, जरा बताइए आप। भाई राम सिंह, तुम हमें ठीक ठीक कुंवर साहब के साथ जो हुआ वो पहले बताओ। देखिए डॉक्टर साहब, वो भयानक हादसा हमारे ही सामने हुआ था और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। कुंवर साहब जीप से उतरकर हवेली में ऊपर चले गए और ड्राइवर ने जीप गैराज में रख हमेशा की तरह चाबी मेरे हाथ में दे दी। उस रात मैं चाबी लेकर ऊपर कुंवर साहब के कमरे में पहुंचा तो दोनों मियाँ बीवी में बातें हो रही थी। रूपश्री, रूपश्री सो गई क्या? तुमसे मैं जितना जल्दी घर लौटने को कहती हूँ, तुम उतनी ही देर से घर वापस आते हो। समय तो देखो 12 बज रहे हैं। तुम्हें तो ना समय की परवाह है और ना मेरी। क्या करूं, दोस्तों के चक्कर में पड़कर आज शिकार खेलने चला गया था, वक्त का पता ही नहीं चला। तुम्हारा तो रोज रोज का शिकार और दोस्तों का चक्कर है। जानते हो, मैं अकेली पड़ी पड़ी बोर होती हूँ और रात में तुम्हारे ना आने से मुझे बहुत डर लगता है। क्या कहा? डर लगता है? तुम तो ठकुराइन हो, कुंवर विक्रम प्रताप सिंह की पत्नी। तुम्हें किसी से नहीं डरना चाहिए। अच्छा, आज मैं तुम्हारा ये डर हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मेरे गले भी बंदूक लगा रहे हो? अगर ट्रिगर दबा दो तो मुझसे तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। डर गई पगली। बंदूक तो खाली है, इसमें अगर कारतूस लगा होता तो भला मैं तुम्हारे गले से लगाता ही क्यों? अच्छा ही होता अगर मुझे अपने हाथों से मार देते। मैं भी अपनी इस रोज की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। नहीं। अच्छा देखो बंदूक खाली है। तुम्हें विश्वास न हो तो मैं इसे गले से लगाता हूँ और पैर के अंगूठे से ये लो, बंदूक का ट्रिगर मैंने दबा लिया। ये क्या कर लिया तुमने? ये क्या कर लिया?
उसी दिन से बहू रानी को किसी ने भी बोलते नहीं देखा। हवेली में कौन है जो उनकी देखभाल करता है? बहू रानी के मामा हैं डॉक्टर साहब। अच्छा। बहुत दवा दारू करवाई, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा राम सिंह, अब ये बताओ कि किसी ने विक्रम प्रताप सिंह की आत्मा को अपनी आंखों से देखा है या नहीं? देखा तो किसी ने भी नहीं डॉक्टर साहब, पर महाराजिन से बहू रानी कुंवर साहब की पसंद का खाना बनवाती हैं। अच्छा। टेबल पर रखवाती हैं। सुबह जब मेहरी बर्तन धोने के लिए आती है तो टेबल पर खाना खाया हुआ मिलता है। सच्ची कहें साहब तो इतनी सारी अफवाहें सुनकर मुझे तो खुद को भी डर लगने लगा था। बाल बच्चेदार आदमी हूँ, सब नौकरों के जाते ही मैं भी घर चला जाता था हुजूर। डॉक्टर साहब, अंधेरा होने को आया है, अब हम लोगों को हवेली के अंदर चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो भाई राम सिंह, हमें अंदर पहुंचाओ। चलो चलो, यहाँ बैठ जाओ। महाराजिन, ओ महाराजिन, देख तो रात हो गई है, तूने खाना टेबल पर अभी तक नहीं लगाया। कुंवर साहब आते ही होंगे। आज खीर बनाई है कि नहीं महाराजिन? कुंवर साहब कल ही कह गए हैं कि उन्हें आज खाने में मेवे वाली खीर जरूर मिलनी चाहिए। महाराजिन, माया को जरा ऊपर तो भेजना। ये माया कौन है राम सिंह? डॉक्टर साहब, माया इसी महाराजिन की बेटी है। बहू रानी के नहाने धोने, कपड़े गहने, साज सिंगार सब इसी के जिम्मे है। अच्छा अच्छा। माया, तुझसे कितनी बार कहा है मेरे नहाने का पानी, पहनने के कपड़े जल्दी तैयार रखा कर, पर तू भी आजकल ना जाने क्या करती है। कुंवर साहब के आने का समय हो गया है और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। सब अभी करती हूँ, गुसल खाने में पानी रख दिया है, आप नहा लीजिए। कपड़े क्या निकालूं बहू रानी? वही हरी वाली साड़ी निकाल दे, कुंवर साहब को वो साड़ी बहुत पसंद थी। बहू रानी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अब हम जाएंगी। डॉक्टर साहब, वो देखिए उधर पर्दे के पीछे एक आकृति उभर रही है। देखिए छाया दिखाई पड़ रही है, और उधर देखिए, उधर दूसरी भी दिखाई देने लगी है। मुझे तो डर लग रहा है। और ये दोनों आकृतियां बढ़कर धीरे धीरे टेबल के पास आ रही हैं। डॉक्टर साहब, कुंवर साहब तो एक ही थे, पर प्रेतात्मा दो दिखाई पड़ रही हैं। मेरा तो डर के मारे पूरा हाल है। जड़ भर क्या चुप रहो। अरे, ये तो दोनों अपने गांव के ही हैं। एक का नाम हरबंश है और दूसरे का लसई। अरे क्या ये, अरे दोनों तो टेबल में लगी प्लेटों का खाना खाने में छुटे। वो देखो, इन लोगों ने खाना खा लिया है और अब वो खिड़की से बाहर उतरकर पाइप से नीचे उतर गए हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या, बहू रानी तो फिर सो गई। वो देखिए, बहू रानी के मुंह से ये सफेद सफेद झाग जैसा क्या निकल रहा है। ओह माय गॉड, लगता है इन्हें फिट्स आ गया है। मुझे अंदर जाकर इन्हें फौरन देखना होगा। अब वैसे भी सुबह के 5 बज चुके हैं। चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। आओ यहाँ। हाँ अजय जी, जरा चम्मच लाओ। ये लीजिए। ये लो, इनके दांत खोलो। लाओ, मुझे चम्मच दो। अभी दांत जोर से नहीं बैठे हैं। थोड़ा पानी लाओ भाई, जल्दी लाओ। हाँ, अब पानी डालो। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। राम सिंह, इनकी इस तरह की हालत कब से है? जी, ये सब पिछले 1 साल से चल रहा है हुजूर। ओह माय गॉड, इन्हें तो बुखार भी लग रहा है और फिट भी आ रहे हैं। इनकी मानसिक और शारीरिक हालत दोनों ही ठीक नहीं है। इन्हें तो दवा की सख्त ज़रूरत है। अजय, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हें दवा देता हूँ। चलो। डॉक्टर साहब, मैं बहू रानी के मामा जी को लेकर आपके पास आता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये रहे रूपश्री के मामा जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैंने रूपश्री का बहुत इलाज करवाया है, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए, आपने जो भी इलाज करवाया है उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरे प्रोफेसर डॉक्टर गुलाटी अभी इनकी जांच कर रहे हैं, वही बता सकते हैं कि क्या करना होगा।
देखो शेखर, जी सर। मैंने इनका पूरा चेकअप कर लिया है और इनकी केस हिस्ट्री भी जान ली है। रोग 1 साल पुराना है, इसलिए इलाज में वक्त तो लगेगा और इन्हें ट्रीटमेंट के लिए पूरे 1 महीने मेरे नर्सिंग होम में रहना होगा। यस सर। डॉक्टर साहब, रूपश्री को क्या हुआ है? रूपश्री को एक तरह का दौरा पड़ता है जिसे हम हिस्टीरिया कहते हैं। लेकिन क्यों? रूपश्री के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए रूपश्री बचपन से ही अपने आप को असुरक्षित समझती थी। जब बड़ी हुई तो जाहिर है उसे लड़की होने का एहसास बार बार दिलाया गया, जल्दी जल्दी शादी करवा दी गई। ऊपर से ये हादसा हुआ, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने तरह तरह की बातें बनाई होंगी। उसमें स्वयं या तो सोया रहता है या इतना पंग हो जाता है कि कभी सिर उठाकर खड़ा भी नहीं हो पाता। वो पहले से ही अकेली रहने से डरती थी। और ऊपर से कुंवर साहब की मृत्यु का वो भयंकर हादसा। इस हादसे से रूपश्री का मानसिक संतुलन डगमगा गया। ठीक है, हम रूपश्री को आपके नर्सिंग होम में कल सवेरे लेकर आते हैं। अच्छा शेखर, तो मैं चलता हूँ। ओके सर, नमस्ते सर। लोगो रुको रुको, अब जरा कुंवर साहब के प्रेतों से तो मिल लो। अबे हरबंस और नसाई के बच्चा, क्या समझ अरे ये तो हवेली में रात में जाकर खाना खाते और सुबह गांव वालों से कसमें खा खा कर कुंवर साहब की प्रेतात्मा का आंखों देखा हाल बताते। क्यों हरबंस, तुम लोगों को ये क्या सूझी थी? मालिक, हम दोनों रात में खेत की रखवाली करते थे ना, तो एक दिन बहू रानी की आवाज सुनी तो हम दोनों देखने के लिए क्या है वो बहू रानी सो रही थी। देखा तो बहू रानी सो रही थी और मेज पे इतना स्वादिष्ट खाना लगा था, देखा तो हमने खा लिया साहब। जी हाँ। तुम लोग हवेली में पहुंचे कैसे? बाहर जो पाइप लगे हैं ना साहब, उन्हीं के सारे हम खिड़की से कमरे में आते थे और उसी से बाहर चले जाते थे। बस हम केवल खाना खाने जाते थे, क्योंकि इतना स्वादिष्ट खाना हमें कभी नसीब नहीं हुआ था। सच्ची। तो तुम लोगों को खाना मिलता रहे इसलिए तुमने कुंवर साहब के झूठे प्रेत के बारे में बार बार गांव वालों को बताया, है ना? जी सरकार, जी सरकार, बिल्कुल। और इनके द्वारा बार बार बोला गया झूठ और खाया हुआ खाना गांव वालों को ये सोचने पर मजबूर कर गया कि कुंवर साहब की हवेली में कुंवर साहब की प्रेतात्मा आती है। बिल्कुल। मामा जी, इन दोनों का क्या किया जाए? आप कहें तो मैं इनको अभी पुलिस में नहीं सरकार, छोड़ दो इन्हें। इनका क्या कसूर? अकल पे तो हम लोगों को ही पर्दा पड़ गया था। मामा जी, आप दुहाई हो सरकार। मामा जी बिल्कुल भाई बाप है।